हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल सुबह के बज गए हैं 10 बजकर 25 मिनट हो चुकी है और आज है 1 जुलाई। सभी बच्चे स्कूल गए हैं और जो गए थे कुछ वापस आ गए हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ हुआ है घटा का मौसम और बारिश भी हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज मेरे पास बताने के लिए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए, बातें किए हुए, इसलिए मन कर रहा है बहुत सारी बातें बताऊं और थोड़ा जल्दी जल्दी में ही बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर धीरे धीरे बताऊंगी तो आप लोग बोर भी हो सकते हो। बोर तो मैं होने नहीं दूंगी, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी। लास्ट व्लॉग जो आपने मेरा देखा होगा या वीडियो जो देखी होगी, उसमें मैं काफ़ी धीरे धीरे बातें कर रही थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैंने आपको बताया था मेरी कैसी सिचुएशन थी। मैं ना बोल पा रही थी ना चल पा रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ था इस बारे में भी बहुत सारे कमेंट आए थे, क्या हो गया था मुझे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ हुआ ऐसा था कि ये समझिए बिल्कुल भगवान के घर से आई हूँ, मरते मरते ही बची हुई हूँ। वो मैंने शायद आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ी देर का खेल रह गया था, अगर ना टाइम पे पहुँचती डॉक्टर के। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब बातें भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी नॉर्मल बातें कर लेती हूँ। मैं ऑपरेशन के बाद 1 महीना ससुराल में रही थी और 1 जून को मैं आ गई थी अपने पीहर, और अब मैं यहीं पे ही हूँ। वैसे तो मैं तब भी मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी 1 महीना पहले भी। ऐसा ही था कि मैं बस जब यहाँ पे आई तब भी मुझे घर वाले ही उठा रहे थे, लिटा रहे थे, बिठा रहे थे, सब काम और ही कर रहे थे। लेकिन अब बस ये है कि थोड़ा खुद से उठने लगी हूँ, थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, बस इतना ही है। और बाकी काम तो खैर अभी भी करने पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने जो बोला था उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फिर मुझे कल हो गया था बैकबोन में मेरे पेन था, स्पाइनल में फिर डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रेफर कर दी, तो मैंने वो किया नाइट में। तो मेरी तबीयत अभी काफ़ी ठीक है। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। और जब मेरे साथ ये हुआ, मैं 3 दिन उस प्रॉब्लम से गुजरी हूँ और 3 दिन में मैंने बहुत कुछ देख लिया। उन 3 दिनों में मुझे ये देख लीजिए, बोलते हैं ना कि इंसान को अपने बीमारी में या अपने बुरे टाइम में ही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो वो सब चीज़ें उन 3 दिनों में मैंने काफ़ी देखी। कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बता पाऊँ। तो हुआ ऐसा था कि चलो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और सही बात तो ये है कि मेरे फ़ोन का डेटा इतना नहीं है कि मैं फिर इतनी लंबी वीडियो पब्लिक कर पाऊँ, क्योंकि फिर मुझे वही है, काफ़ी ज़्यादा डेटा लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोगों को सब कुछ बताकर और शाम के 4 बजे तक आप लोगों को ये वीडियो पहुँचा दूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। आपको याद है कि जब हमारी ताई जी गुजरी थी तो उनका महीना करने के लिए अपने पीहर आना पड़ता है। तो मैं पीहर आई थी, जब आपने देखा था कि ट्रेन में जो ब्लॉग शूट हुआ था। उसके बाद जब हम यहाँ से गए, मैं 2 नाइट रुक के गई थी। जब मैं यहाँ से गई तब मेरी हालत ठीक थी, ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है मेरे साथ। यहाँ से नॉर्मल गई, कुछ भी नहीं था। लेकिन घर जाने के बाद मुझे पेट में पेन था, तो मैंने सोचा शायद या तो मैंने कुछ भारी वजन उठा लिया या फिर शायद बैठ के आया या कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो 1 दिन आराम किया, कुछ नहीं हुआ। फिर पेन किलर्स वगैरह भी ले लिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से हम गए थे थर्सडे में, और सैटरडे में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन बढ़ने लगा। उस बीच में ऐसा नहीं था कि काम नहीं कर रही थी, खाना पीना बनाना और भी बाकी काम कर रही थी, लेकिन पेन था तो मैंने सोचा चलो हो जाएगा ठीक। मैं ज़्यादा उससे सीरियस ले ही नहीं रही थी। फिर सैटरडे में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा, तो बस खाना पीना बना के नाइट में हम खा पी के सो गए। और शायद उस दिन मुझे इतना पेन था कि उस दिन मैंने रोटियां नहीं बनाई थी। मैंने उस दिन शायद चावल वगैरह कुछ बनाए थे, तो खाकर हम सो गए थे। सुबह के टाइम मुझसे उठा नहीं जा रहा था और मेरे हस्बैंड ने बोला कि सुबह हो गई है, लेट हो रहा है, उठ जाओ।
मैंने बोला कि हाँ मैं जा रही हूँ, और मैं उठ के गई। लेकिन जब मैं वॉशरूम से आई तो मेरे पेट में इतना तेज़ पेन था। बोल रहे थे हस्बैंड क्या हुआ, इस तरह क्यों पकड़ के आ रही हो पेट। मैंने बोला कि मुझे काफ़ी तेज़ पेन है और बस मुझे लेट जाने दो। उन्होंने बोला ठीक है आराम कर लो। तो मुझे लगा शायद ये गैस की प्रॉब्लम है, और गैस से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ थी वो सब मैंने खा ली, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, और फिर मुझे लगातार उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, करती रही और फिर इतनी बुरी कंडीशन हो गई घर पे कि मुझे चक्कर आने लगे और मैं गिरने लगी। और अगर हस्बैंड कुछ भी बोलते थे तो मुझे इतना अजीब लग रहा था। मैं बोल रही थी आज प्लीज़ चुप हो जाओ और मुझसे कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो। मतलब मन ये कर रहा था बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाए, मेरे कान में एक आवाज़ ना जाए। मतलब कान में सीटियाँ बज रही थी, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ रहा था, और बस मन ये कर रहा था कि जहाँ गिर जाऊँ उठूँ भी नहीं। फिर हस्बैंड बोल रहे तुम डॉक्टर के पास चलना चाहोगी। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तुम मुझे लेटे रहने दो, बस लेटे रहने दो और मुझे सो जाने दो। तो जब मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम ऐसे यहाँ तो तुम मर जाओगी, तुम जल्दी चलो। फिर वो मुझे गाड़ी से लेके पहुँचे डॉक्टर के पास, और जिस फर्स्ट डॉक्टर के पास हम गए थे उस डॉक्टर ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और सीधा ये बोला कि हालत बहुत सीरियस है, इसे एडमिट करा दो। तब हमें थोड़ा सा लगा कि शायद हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसने मतलब टच भी नहीं किया और बोला इसे जितनी जल्दी हो सकता है एडमिट करा दो, बहुत ही सीरियस कंडीशन है। हस्बैंड पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ, मतलब आप कुछ तो बताओ कि आप इसे एडमिट कराओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद नहीं, मेरी आंखें अच्छे से खुल भी नहीं रही थी। बस अगर थोड़ा बहुत ध्यान पड़ता था तो सिर्फ मुझे अपने हैंड्स दिखते थे ऐसे, और अब तो इनमें खैर थोड़ा सा कलर आ गया रेड सा, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल वाइट दिख रहे थे। जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, भूत के हो जाते हैं वाइट वाइट, तो मुझे इस तरह अपने हाथ वाइट दिखने लगे। तो मुझे नहीं पता था ये क्यों है, लेकिन बाद में पता चला वो सब मेरे अंदर से मेरा जो पानी था, मतलब शरीर में होता है जितना पानी का हिस्सा, वो ख़त्म होता जा रहा था उल्टी की वजह से, और पेट में पेन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई, घर से तो मैं गाड़ी में बैठ के चली भी गई थी, लेकिन उसके बाद तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर हस्बैंड ने मुझे गोद में उठा के लेके भी आए, फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए गाज़ियाबादी। उसमें मैं एडमिट तो हो गई, उन्होंने भी बोला कि काफ़ी सीरियस कंडीशन है, एडमिट हो गई। उन्होंने भी मतलब बिना अल्ट्रासाउंड के तो उन्हें भी नहीं पता चल रहा था। उन्होंने बस जो प्राइमरी होता है इलाज वही स्टार्ट किया, मुझे कुछ ग्लूकोज वगैरह दिए क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, उल्टियाँ लग रही थी और बहुत बुरी हालत थी। तो पहले उन्होंने वो कवर किया, उसके बाद वो मेरे पेट के दर्द के लिए मुझे दवाइयाँ देने लगे, इंजेक्शन, कुछ नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने भी बोला कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ, लेकिन जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उठने लगी तो मुझसे हिला ही नहीं गया। मैं बोल रही मुझसे नहीं हिला जा रहा। हस्बैंड ने गोद में उठाने की भी कोशिश की, मैंने बोला मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। फाइनली मैं गोद से स्ट्रेचर पे आ गई। अब उस टाइम इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि स्ट्रेचर अगर ज़रा सी भी हिलती थी, स्ट्रेचर पे लेटे हुए मैं हिल जाती थी तो मेरी चीख निकल जाती थी। और मैं बस यही बोलती रही हस्बैंड से, और मेरा छोटा भाई भी उस टाइम तक मेरे पास आ गया था कि ज़रा सा भी मुझे झटका मत दो, मुझे हिलाओ मत, आप कैसे भी ले जाओ, बस मुझे हिलाओ मत। फाइनली वहाँ से मुझे शाम के 4:30-5 बजे के करीब मुझे जीटीबी रेफ़र कर दिया। जीटीबी हम पहुँचे, जब दिल्ली हम पहुँचे तो वहाँ पे मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने शॉर्ट वीडियो मतलब मैंने नहीं डाली थी, हस्बैंड ने डाली थी, आप देख भी रहे थे मेरी क्या हालत थी उस टाइम। इतना मतलब गंदा बिहेवियर था उनका। एक पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है, क्या है कंडीशन, इंसान किस हालत में आया है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वहाँ पे हज़ारों की भीड़ पड़ी है, उसे देखना है या क्या करना है, वो तो सिर्फ अपने नॉर्मली चल रहे हैं। और वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं जी आपको तो ये प्रॉब्लम है, हम तो यहाँ पे 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारी हालत देखो, हम इतने मरीजों को देख रहे हैं। हम उनकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन मरीज को कैसे इलाज मिलेगा? क्या इमरजेंसी का कोई मरीज़ घंटों खड़ा रहेगा या फिर वेट करेगा अपने मरने का? फिर भी मैंने वेट किया। मुझे हस्बैंड जब स्ट्रेचर पे लेके भी गए, वहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी वो कर रहे थे, तो भी एक डॉक्टर ने ये बोला था कि पैरों में थोड़ी ना कोई दिक्कत है, स्ट्रेचर पे क्यों लेटी हुई है, इसे नीचे उतारो।
तब मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने बोल भी दिया कि ये चल नहीं पा रही है, इसे दर्द हो रहा है, आप बताओ हमें क्या करना है, हम इसे खुद लेके जाएंगे, खुद उठाएंगे, खुद बिठाएंगे, आप बस बताओ को क्या करना है। फिर उन्होंने हमारे जो टेस्ट वगैरह थे वो लिखे और वो भी सब होते रहे, लेकिन मैंने जो वहाँ का देखा तरीका वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब पेशेंट खुद जा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं, कोई ना उनकी हेल्प के लिए ना कुछ है। फिर वहाँ से होके जब लास्ट में वो वीडियो बनी उस टाइम मैंने मतलब मुझे ट्रीट करने के लिए एक जेंट्स आने वाला था। अगर मैं बेहोश होती या मैं अनकॉन्शियस होती तो शायद मैं उस चीज़ के लिए इग्नोर भी कर देती, मैं उसे कुछ मानती नहीं। लेकिन मैं कॉन्शियस होते हुए, होश में होते हुए मैं एक जेंट्स से कराना नहीं चाह रही थी अपना ट्रीटमेंट। तो मैंने उनसे लेडीज़ ट्रीटमेंट मांगा था कि आप किसी लेडी को यहाँ पे लेके आओ, मैं उनसे कराऊंगी। तो उस बात पे वो गुस्सा हो कि अगर आपको लेडी को कराना है तो आप यहाँ से जाओ, उठ जाओ, और भी बहुत सारे मरीज है, इसे खड़ा करो। इतनी बदतमीजी से बात की कि मैं बता नहीं सकती। फिर मुझे भी गुस्सा आया, मेरे छोटे भाई को भी, हस्बैंड को। वहाँ पे काफ़ी सारा झगड़ा हुआ और फाइनली हम वहाँ से निकल भी गए। हमने मतलब उनकी कंप्लेन वगैरह भी की, लेकिन कुछ होना नहीं था। मेरी हालत ख़राब थी, इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी था। फिर वहाँ से हम जो साइड में है स्वामी दयानंद, उस हॉस्पिटल में चले गए और उसमें तो उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। इमरजेंसी में गए, उन्होंने बोला कि शायद ये कोई लेडी प्रॉब्लम का केस है तो आप लेडीज़ वार्ड में जाइए, मतलब गायकोनोलॉजिस्ट के पास जाइए। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनका बिहेवियर इतना गंदा था, इतना गंदा था, मैं बता नहीं सकती। मुझसे चला नहीं जा रहा और मुझसे बोल रहे थे कि तुम स्ट्रेचर पे क्यों लेटी हुई हो, नीचे उतरो। मतलब मेरे ट्रीटमेंट करना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने मुझे। और फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली, भाई से भी, कि ये ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करने वाले हैं, मुझे दिख रहा है, आप मुझे कहीं और ले चलो, क्योंकि यहाँ तो ये मुझे दिख रहा है, ये तो पहले ही ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम ट्रीटमेंट जब करेंगे जब तुम इससे नीचे उतर के आओ, खुद उतर के आओ। फिर मेरा भाई बोला कि चलो मैं उतार देता हूँ, और ऊपर से ये बोल रहे कि ये तो लेडीज़ वार्ड है, यहाँ पे जेंट्स नहीं आएंगे। अब मेरे साथ उस टाइम कोई और लेडी थी नहीं, तो मुझे खुद ही अकेला जाना पड़ रहा है। उन्होंने भी अपने कुछ थोड़े से मतलब नॉर्मली टेस्ट किए, आया उसमें कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी कि अकेले चलो। मेरे ना हस्बैंड को आने दे रहे, ना मेरे भैया को आने दे रहे, मैं खुद ही चल फिर के जा रही हूँ, नहीं अकेले जाना है। अरे जब मेरे साथ, मान लो चलो मेरे साथ कोई लेडी नहीं थी या मेरे घर में ही कोई लेडी ना होती, क्या तब भी मुझे इसी तरह ट्रीट करते हो? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा और मुझे ज़बरदस्ती चल के जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने फिर ये मतलब लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, और वो तो हमने बोला कि कल, फिर उन्होंने अगले दिन के लिए बोल दिया। अगले दिन हम पहुँचे तो हम लेट थे और मैंने शायद कुछ खा भी लिया था, तो मतलब उन्होंने मेरा वहाँ पे उस दिन भी अल्ट्रासाउंड नहीं किया और एक दिन निकल गया। मतलब संडे और मंडे 2 दिन मुझे उसी पेन में निकल चुके थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे अंदर क्या हो रहा है और मुझे पेन लगातार बढ़ रहा था। और उनके स्टाफ का, स्वामी दयानंद के जो गायकोनोलॉजिस्ट का स्टाफ था, इतना गंदा बिहेवियर था। मैं आपको उनकी लैंग्वेज में बताऊं उन्होंने मेरे साथ कैसे किया। उन्होंने मेरा मतलब हाथ पे में कैनुला लगा हुआ था, जो मुझे गाज़ियाबाद में लगाया था, जहाँ पे शुरू में ट्रीटमेंट हुआ था। तो वहाँ की एक लेडी ने बोला, ये कैनुला लगा के कहाँ भागी फिर रही हो? मैंने कहा मैम मुझे कोई शौक है कि मैं भागी फिरूँगी, और आपको मेरी हालत दिख रही है कि मैं भागी फिर रही हूँ? और ये किस डॉक्टर ने लगाया? आप उसे छोड़िए, आप बस इस पर ये लिख दीजिए कि मेरा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होना है। मतलब ये ट्यूसडे, मंगलवार की बात है जब ये मेरे साथ हुआ। मैंने वहाँ पे, उन्होंने बोला कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपको एक डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा। हमने बोला कि लिखा हुआ था कि नहीं, लिखवा के लाओ। और मुझे ही जाना पड़ रहा था क्योंकि लेडी को ही जाना है, जाने नहीं है और कहीं। ये तो लेडीज़ वार्ड है, ये तो लेडीज़ एरिया है, यहाँ पे नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे। मतलब इतना गंदा बिहेवियर, मुझे तो समझ नहीं आया क्या है। पेशेंट चाहे मर जाए, उन्हें उस चीज़ से कुछ नहीं है। फाइनली वहाँ से भी हम धक्का पेल होते हुए किसी तरह। और फिर उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उनके स्टाफ ने, तो मैंने कहा मैम आप वो सब चीज़ छोड़िए, आप मेरा कैनुला को छोड़िए, आप ये लिख दीजिए। तो कह रहे कि नहीं, हम ऐसे कैसे लिख दे, किस डॉक्टर ने बोला तुम्हें कि ऐसे लिख दो? किसने बताया? हमने बोला मैम हम कल नाइट में यहाँ पे आए थे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, आप बस ये लिख दीजिए, हम नहीं लिखेंगे, जिस डॉक्टर से आपने कराया उससे लिखा के लाओ।
बोला मैम वो तो नाइट ड्यूटी पे थे। मैंने यही बोला कि मैम वो तो नाइट ड्यूटी पे थे, आप अब मैं उन्हें कहाँ से पकड़ के लाऊँ कि हमें नहीं पता, हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे कैसे लिख दें। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला आप एक पेज पे ये लिख के दे दो कि हम लिख नहीं रहे, हम तो नाइट में थे नहीं, और ये सब चीज़ें। तो फिर दूसरी एक और लेडी थी डॉक्टर, उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से मतलब बिहेव किया। बोली इधर आ, मैं भी डॉक्टर हूँ, दिखा क्या दिखा रही है तू, इस तरह बदतमीज। मैंने कहा कि पहले तो अपनी लैंग्वेज ठीक करो, आपकी लैंग्वेज से तो आप लग ही नहीं रहा कि आप डॉक्टर हो। डॉक्टर क्या इस तरह बात करते हैं, उनका बिहेवियर कितना पेशेंटफुली होता है। आपने तो बिल्कुल हद कर दी। कह रहे कि तुझे क्या पड़ी है, तुझे क्या लिखवाना है, ला हम लिख के देंगे तुझे क्या लिखवाना है। मैंने कि मुझे सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराना है। फिर एक कोने पे साइड में डाला, फिर वहाँ से चले गए। वहाँ पे भी मतलब जहाँ पे गई वहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो लेडी जाएंगी, यहाँ पे तो लेडी जाएंगी। मैं मतलब बहुत बुरी कंडीशन में चल रही थी और मुझसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराना था और मैं खाली पेट थी, और जबकि मेरे पेट में पेन हो रहा था। फिर भी मैं चल चल के जा रही हूँ। वहाँ पे जाके पता चला 3 लाइन है। किसी तरह करके मैंने बोल के या जैसे भी हमने किया वहाँ से करके, सीधी बात बोलूँ तो रिश्वत वाला काम चल रहा था वहाँ पे। जल्दी जाना है तो पैसे दो और जल्दी लाइन में लग जाओ। और उस टाइम मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं लड़ने की हालत में भी नहीं रही थी। मैंने हस्बैंड से बोला कि क्यों, हमने बोला था कि हम बाहर से करा के ले आते हैं, आप कर देख लेना, कि नहीं हम तो यहीं कहीं मानेंगे अल्ट्रासाउंड। अब ये भी मेरी प्रॉब्लम हो रही थी, हम बाहर भी नहीं जा सकते, वहाँ पे वो हमें ढंग से करने नहीं दे रहे। फिर फाइनली लग के फिर एक लाइन में लगी, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, उसने पता नहीं क्या लिखा पर्ची पे। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी 2 सवाल 4 सवाल किए। मैंने कहा मैम मेरी हालत नहीं है, आप प्लीज़ इस पर लिख दीजिए कि अल्ट्रासाउंड कराना है, बस मेरा अल्ट्रासाउंड होना है, मुझे तभी मैं पता चलेगा मेरे अंदर क्या है। आप बार बार पूछ रहे हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो पेट में है और कोई डॉक्टर बिना अल्ट्रासाउंड के नहीं बता रहा है, आप प्लीज़ लिख दीजिए। फाइनली उस डॉक्टर ने लिखा, लेकिन उस वक्त तक हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, चक्कर आ रहे थे और पैर उठ नहीं रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इन्होंने ये दे दिया है पर्ची मुझे, और अब हमें नीचे जाना है और बस ये कराना है, लेकिन उससे पहले मुझे पानी दे दो, मुझे नारियल पानी दे दो। और हस्बैंड ने मुझे बिठाया, नारियल पानी दिया। और उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला, जब वो बोल रहे कि अब तो थोड़ा हो सकती हो को खड़े, मैंने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की मुझे तुरंत चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ी ऐसे हस्बैंड के हाथों में। तो उन्होंने बोला नहीं हो पा रही हो। मैंने कि नहीं मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, और अगर आप अब कुछ बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि मेरे कान में सीटियाँ बज रही है और मुझसे चला भी नहीं जाएगा। मेरे आँखें तो अंधेरा हो गया, मेरी आँखों के सामने मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर फाइनली मतलब ऐसा होता चला गया, शायद हस्बैंड कुछ पूछ भी रहे थे या बस मुझे मेरा नाम सुनाई दे रहा था और वो कुछ बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर बस मुझे इतना समझ आया कि वो बोल रहे कि गोद में उठा के ले चलूँ, तो बस मैंने शायद गर्दन से इशारा किया कि तो उन्होंने मुझे गोद में उठा के ले चलो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनकॉन्शियस होती जा रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि अब तो मैं अल्ट्रासाउंड कैसे होगा जब तुम चल नहीं पा रही हो, वो भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ के। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप मुझे कहीं प्राइवेट में ले चलो। अब हम वहाँ से वो उन्होंने एम्बुलेंस भी बुला ली। मैंने उस टाइम मुझे सांसें आना बंद हो गई थी, मैं कोशिश कर रही थी सांस लूँ, सांस ही नहीं आ रही थी, मेरी ब्रीथ ख़त्म होती जा रही थी बिल्कुल। मैं ऐसे ले रही हूँ नहीं आ रही है। स्ट्रेचर पे चल रहे थे, साथ में मेरे देवर भी थे, वो भी चल रहे थे। मैं बोल रही भाई साहब थोड़ा धीरे, मुझे झटके लग रहे हैं। फिर मेरी आवाज़ ही गाना कम हो गई। वे ऐसे कान लगा के सुन रहे थे, मेरे हस्बैंड भी और मेरे देवर भी, कि मैं क्या बोल रही हूँ, सुनाई भी नहीं पड़ रही थी मेरी आवाज़। फिर हस्बैंड ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया कि ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए और जल्दी से लेके आ जाओ। और इतनी ही देर में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि या तो मैं स्ट्रेचर से उठ नहीं पा रही थी या मुझे इतनी तेज़ उल्टी आई कि मैं खुद से ही खड़ी हो गई स्ट्रेचर से नीचे और उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। और बस मैं उल्टियाँ करती जा रही थी और अपने हस्बैंड के हाथों में ही मैं गिर गई और वो मुझे आवाज़ें लगाते रह गए, महिमा महिमा महिमा। मुझे तो कुछ नहीं सुन रहा था, मैं बिल्कुल गिर गई। फाइनली उस टाइम तक, भगवान थैंक गॉड कि उस टाइम तक एम्बुलेंस आ गई थी और मुझे फिर लिटा दिया। मुझे पता नहीं चला कब मुझे एम्बुलेंस में लिटाया गया।
कब मैं वहाँ से निकली, आधे रास्ते में शायद मेरी आंखें खुली। मैंने पूछा कहाँ हूँ, कि हम जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए। मैंने पूछा कहाँ, बोला कि हम तो वापस गाज़ियाबाद जा रहे हैं, दिल्ली में तो कुछ हो नहीं रहा। वहाँ से हम तब निकले थे। तो आप खुद सोचिए कितनी बुरी कंडीशन होगी। और फिर वहाँ से हम कहाँ पहुँचे, गाज़ियाबाद आए वापस। बालाजी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें हम एडमिट हुए। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। जैसे ही आए 4 बंदों ने मुझे उठाया बैठाया, सब काम उन्होंने एकदम परफेक्ट स्टार्ट किया। और जब उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड के बिना तो होगा नहीं, उसी में ही उनके बंदे भी गए मुझे लेके, खुद उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड वालों को भी फ़ोन करके खुद बोला बहुत इमरजेंसी केस है, सारी चीज़ें रोक दो, पहले इसका अल्ट्रासाउंड करना है। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर से मैंने पूछा कि मुझे क्या हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें पेन था। मैंने बोला कि 2 दिन पहले, कि नहीं उससे पहले पेन था। मैंने बोला हाँ, उससे पहले मुझे पेन था, लेकिन मैंने उसे कभी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि नवंबर से मुझे जब फर्स्ट टाइम पेन हुआ था, उस टाइम जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, काफ़ी दिन मुझे दर्द रहा तो मैंने कराया अल्ट्रासाउंड। उस टाइम मुझे पता चला मेरी आंतों पे और मेरे लीवर पे सूजन आ गई थी, मैंने दवाइयाँ खाई थी उसकी। तो जब मुझे फिर से ये पेन होना स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा शायद मुझे आंतों में ही फिर से सूजन आ गई है, फरवरी के बाद की बात है ये। और मैं लगातार आंतों की सूजन की और लीवर की खाती रही दवाइयाँ, अल्ट्रासाउंड मैंने नहीं कराया। मुझे 2 डॉक्टर्स ने बोला भी कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, काफ़ी लंबे समय से आप बोल रहे हो कि पेट में पेन है और दवाइयों से आपको असर नहीं हो रहा है, तो आप कर लो। मैंने बोला कि चलो ठीक है कराती हूँ। और उसी टाइम ताई जी की हो गई थी डेथ। जिस टाइम हम इस कंडीशन में थे कि हम कराए, डेथ हो गई। फिर उनकी डेथ हुई 13वीं वगैरह महीना वगैरह, उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। और हम यही सोच रहे थे कि अब हम घर जाके सीधा अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, लेकिन शायद हम काफ़ी लेट हो गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। वहाँ से निकले और जब हमने मेरा अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर ने पूछा पेन था, मैंने बोला हाँ। उन्होंने मुझे पूछा चेस्ट पे हाथ रख के यहाँ पे पेन था, मैं कि नहीं। उन्होंने पूछा कंधे पे पेन था, मैं कि हाँ यार कभी कभी होता था। बोले कि उन्होंने मुझे जो बताया कि तुम्हें ये वाली प्रॉब्लम है। मैंने सोचा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि एक बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद मैं आपको और आपके हस्बैंड को बताती हूँ क्या हुआ। मैं वेट कर रही थी कब आए, और जब मेरे पास मेरे हस्बैंड आए तो मुझे पता है क्या बोला कि तुम्हारी सर्जरी होगी। मैंने पूछा सर्जरी, वो किस लिए? तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे जो हुआ था वो चीज़ थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत ही रेयर केस है, जल्दी से किसी के साथ होता नहीं है। और आप ये देख लीजिए मेरे पीहर की साइड की जितना रिलेशन है, इधर किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। मुझसे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों की शादी होगी, उनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से बाद वाली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी ससुराल साइड में भी आज तक ये केस कहीं नहीं हुआ। फर्स्ट केस मैं ही हूँ, मेरे पीहर की साइड से भी, मेरी ससुराल की साइड से भी। सबको सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि ये मतलब कैसे हो गया, क्या हो गया, ये तो कभी चीज़ें सुनी भी नहीं थी, हमने कभी देखा भी नहीं था। तो ये एक रेयर केस हुआ है मेरे साथ। मैं उस चीज़ के लिए समझ ही नहीं पा रही थी। आप इस चीज़ को गूगल पर सर्च कर सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने बैठूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पहले ही। तो उस चीज़ के लिए जब उन्होंने मुझे बोला कि ये सब चीज़ें क्या होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट। और मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे पूरे पेट में ब्लड भर चुका था। उस कंडीशन में मेरे पेट में ब्लड था, पूरा पेट ब्लड से फुल हो गया था। जो मैं सोच रही थी ना कि मेरा पेट ये जो फूला हुआ है ये गैस से फूला हुआ है, नहीं, वो मेरा ब्लड से एकदम भरा हुआ था। और मुझे जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब अल्ट्रासाउंड वाले ने भी मुझसे यही बोला कि जितनी जल्दी हो सकता है सर्जरी कराओ, इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर ने भी बोला जितनी जल्दी हो सकता है सर्जरी कराओ, इन्फेक्शन फैल जाएगा पेट में, फिर कुछ नहीं होगा। तो हमने जैसे उनसे सारा एस्टिमेट वगैरह लिया, खर्चा हमें लगा शायद ये काफ़ी महंगा कर रहे हैं। और हमें ये भी नहीं था कि हमारी हालत ज़्यादा ख़राब है। हम तब भी ये सोच रहे कि चलो सर्जरी के लिए बोल रहे हैं, हो जाएगी नॉर्मल। और फिर हमने वहाँ से उनसे डिस्चार्ज ले लिया। और हम उसके बाद मंगलवार, ये सुबह 10-11 बजे की बात थी जब हमने वहाँ से डिस्चार्ज लिया बालाजी से। और फिर मुझे शाम के
कितने बज गए थे, 5 साढ़े 5 बज गए। मुझे कोई हॉस्पिटल एडमिट ही नहीं कर रहा था, पकड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरी ब्लड रिपोर्ट में मेरा केवल 4 ग्राम खून रह गया था। 4 यूनिट खून रह गया था मेरे अंदर। सॉरी, 4 ग्राम बोल दिया। 4 यूनिट खून रह गया था मेरे अंदर। और वो बोल रहे इतने कम ब्लड पे, इतनी सीरियस कंडीशन में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिना वेंटिलेटर के ऑपरेशन नहीं होगा, स्पेशल सर्जन आएंगे और हम नहीं कर सकते। इतनी जगह जा रही थी और मेरी हालत ख़राब। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाए लेटी हुई हूँ, सांस नहीं आ रही है, बोला नहीं जा रहा है, हिलने में परेशानी है। और मन कर रहा था कि करवट ले लूँ, लेकिन हिलना तो मुमकिन ही नहीं था, हिला तो जा ही नहीं रहा था मुझसे। क्योंकि करवट लेती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने ऐसे पसलियों में तीर घुसा दिया। इतनी तेज पेन था, सुइयाँ चुभे चली जा रही थी मुझे, इतनी बुरी हालत थी। और शाम के जब जिस हॉस्पिटल में लास्ट, उधर से मेरे मम्मी पापा चल चुके थे मुझे देखने के लिए, क्योंकि बता दिया था हस्बैंड ने कि पापा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, कोई हॉस्पिटल नहीं पकड़ रहा। इधर मेरे मम्मी पापा की हालत ख़राब होगी, पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि कल तक तो, परसों तक गई घर से ठीक थी, अभी ऐसा क्या हो गया। और जब मम्मी पापा पहुँचे, वो जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे थे उसने बोला कि उसने सिर्फ 2 हॉस्पिटल के नाम बताए गाज़ियाबाद में, स्मार्ट हॉस्पिटल और संतोष हॉस्पिटल, की आपका इलाज यहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जितनी इसमें ज़रूरत है, और जितनी जल्दी हो सकता है ले जाओ, सीरियस कंडीशन है बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पापा ने बोला कि अब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितने भी लगेंगे, हम अब पैसे नहीं देखेंगे, अब हम अपने मरीज को देखेंगे। और एम्बुलेंस वाले से बोल दिया भैया जितनी जल्दी हो सकता है आप लेके चलो, जो हॉस्पिटल पास पड़ रहा है ना, जो भी इन दोनों में से, उसमें ले चलो। 6:30 बजे मैं स्मार्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उन्होंने मेरा इतनी जल्दी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने वेट नहीं किया कि हम पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको डॉक्टर ने फ़ोन करके बोल दिया था कि बहुत सीरियस कंडीशन है, पेशेंट की हालत ख़राब है। सारी तैयारी पहले ही कर दी थी कि बस ब्लड लेके आना है। 3 यूनिट मुझे ब्लड चढ़ा तब मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, और उसमें से भी 2 बोतल खून, 3 बोतल चढ़ा था, 2 बोतल खून मेरे ऑपरेशन में ही निकल गया था। 7:30 बजे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। उससे पहले तो सारी जो तैयारी थी वो करी थी डॉक्टर्स ने, काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी हालत में थी, मतलब मैं हिल रही थी, मेरी चीखें निकल रही थी। वैसे जो नर्सिंग स्टाफ था बहुत अच्छा था, सब मेरा बहुत केयर कर रहे थे, और सब बोल रहे कि आपकी हालत क्या हो गया, मतलब 3 दिन में बस ये देख लीजिए कि कंकाल दिख रही थी मैं एकदम। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, और गजब की बात देखिए कि जब मेरा ऑपरेशन थिएटर में मैं गई थी, ऑपरेशन टेबल पे थी, और जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंजेक्शन जो मुझे लगा था बैकबोन में, कमर में लगा, उसके बाद डॉक्टर जैसे देखते हैं कि बंदे को कितना होश है, कितना वो उसका बॉडी पार्ट उसका सुन हुआ है, कितना नहीं। तो जैसे मुझे बोल रहे थे पैर उठाओ, पैरों में चींटियाँ चल रही है, पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, मैंने बोला कि हाँ, कि पैर उठा सकती हो, मैंने बोला हाँ। राइट लेफ़्ट जैसे वो बोल रहे थे मैं उठा रही थी। फिर उन्होंने पेट पे भी वो शायद कुछ कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे करने से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे चिकोटी काट रहे हो, कुछ ऐसे चिमटी से कुछ मेरी खाल खींच रहे हो वो। तो मैं बोल रही मुझे पेन हो रहा है, तो वो बोल रहे तुम्हें पता चल रहा है, मैंने कि हाँ मुझे पता चल रहा है, मुझे इस तरह मत करो, मुझे पेन हो रहा है, दर्द तो पहले ही था और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर सर्जन ने बोला कि आपने इसे कितनी डोज दी है, इसे तो अभी सब कुछ पता है कि मैम जितना हम सिजेरियन में देते हैं उतना ही। एक लेडी डॉक्टर ने किया था, लेडी सर्जन थी, डॉक्टर कामिनी, बहुत अच्छी सर्जन है, अभी तक मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, और बहुत अच्छा मुझे वो प्रेफर कर रही है, प्रेफरेंस उनका बहुत अच्छा है, और गाइड भी बहुत अच्छा कर रही है, सब चीज़ें उनकी बहुत एकदम नंबर 1 क्वालिटी है सर। और उन्होंने मतलब फिर बोला कि डोज से या तो कम है या फिर इसे असर नहीं हुआ है, तुम ऐसा करो एक और। फिर तो उन्होंने मुझे हाथ में पता नहीं कौन सी क्या दिया, एनेस्थीसिया दिया या क्या दिया, ये मुझे नहीं पता। वो उधर इंजेक्शन लगा रहा था लड़का, और मैं फिर बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। फिर मेरी आंखें खुली थी आईसीयू में खुली थी, तो फिर देखा वहाँ तो सब घूम रहा था, ज़मीन पर चलते हुए लोग मुझे लग रहा था दीवारों पे आसमान में चल रहे हैं। फिर शायद मैं बेहोश हो गई थी, सब मुझसे वही मिलने आ रहे थे। और ये कंडीशन जो मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी बुरी थी, मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे बुरे का, अपने पराये का, वो सब मुझे उस टाइम पता चला जब मुझे लेके मेरे हस्बैंड 3 दिन तक भटकते रहे। उस टाइम कोई नहीं था हमारे पास, सिर्फ हम थे।
घर से मेरी सास नहीं आ सकती थी क्योंकि वो मेरी छोटी बच्ची के पास थी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी आप कभी ये सोचने लोगों सभी लोग कि भाई इनकी सास ने या किसी और ने, नहीं, कोई नहीं आ रहा था। सास मेरी बिल्कुल नहीं आ सकती थी, उनका कोई दोस्त नहीं है। मेरी छोटी सी बेटी को या कौन संभालता घर पे, घर भी संभालना था, मेरे 3 देवर भी हैं, उनका खाना पीना कौन बनाता। ठीक है, और जाहिर सी बात है आप लोग भी इतना दिन मतलब कैसे वो करते। और पहली बात तो बिना अल्ट्रासाउंड के तो पता ही नहीं चला था कि मुझे है क्या, इसलिए कोई छुट्टी भी नहीं ले सकता था अपने ऑफिस से। तो उस कंडीशन में मतलब देखा मैंने कि बाकी लोग कितने अपने होते हैं। वहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में ऑपरेशन के बाद थी, कुछ लोगों ने मुझे ये बोला, मुझे पता है वो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं और उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। पहले भी मैंने उन्हें बोला था, यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बस उन्हें बता दूँ कि मैं वो चीज़ें भूली नहीं हूँ और भूलूँगी भी नहीं, कभी कभी नहीं भूलूँगी, मरते दम तक ये याद रहेगा। जब मैं आईसीयू में थी और आए थे मुझे कुछ लोग देखने, उस टाइम पे मुझे पता है एक बंदे ने क्या बोला आके कि पहले बार तो उन्होंने क्या ये पूछा भी था, अभी तबीयत ठीक है। मैंने ऐसे ही, क्योंकि मुझे बोला नहीं जा रहा था, दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा असर था, कि हाँ अभी ठीक हो। तो कह रहे हंसते हुए जैसे मैंने भाई ये सब जानबूझ के किया या मुझे इस चीज़ का शौक़ था कि अब बना ले वीडियो, अब क्यों नहीं बना रही वीडियो, अब व्लॉग बना ले, अब बना के बोल दे कि हाय गाइस देखो मैं यहाँ पे बीमार पड़ी हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरे साथ ये हुआ है, अब बनाओ वीडियो। अब क्यों नहीं बनाई? आप लोग खुद सोच सकते हो, कोई इंसान मर रहा है और वो मरते हुए वीडियो बनाएगा, हाय गाइस मैं मरने जा रहा हूँ और अब देखो ये। उस कंडीशन को कोई नहीं समझ सकता, उस कंडीशन को मैं समझती हूँ। मुझे पता है मेरे हस्बैंड के ऊपर उस टाइम क्या बीत रही थी। वो अकेले मुझे लेके घूम रहे थे, उन बंदों को तब याद नहीं आया, और वो बंदे तब कह रहे हैं जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बचा लिया, तब वो बोल रहे हैं कि अब बना ले वीडियो। और एक नहीं, एक बंदे ने तो बोला, उसके साथ में जो बंदा खड़ा था ना, जो उसके साथ आया था, वो हंस रहा था। पता कैसे कर रहा था? हंसते हुए। वो तो बोल रहे थे अब बना ले वीडियो, वो ऐसे कर रहा था। उसे मतलब कि तुम चुप हो जाओ। वो हंसी ना मेरे दिल में चुभती है और हमेशा चुभेगी। ये बात मैं ना भी बोलती ना तब भी मेरे मन में रहती। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, बस इतना ही कहूँगी कि इंसान की परख अगर करनी है ना, तो अपने बुरे टाइम में देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे बुरे टाइम में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा एक पल को भी साथ नहीं छोड़ा। 3 दिन वो इतनी बुरी तरह भागे ना मेरे साथ, बहुत बुरी तरह। यहाँ पे मैं रोके नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वो वक्त याद आता है ना तो बहुत बुरा लगता है। ना मैं उस इंसान को भूलूंगी, ना उसकी हंसी को, और ना उसकी कही हुई बातों को। भगवान ना करे कल उसके घर में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा? क्या मैं तब उसके घर वीडियो बनाने जाऊं कि हाय गाइस ये देखो इस बंदी के घर में आज ये हो गया है? कितना अच्छा लगेगा उसे, तब पता चलेगा कि मेरे दिल पे क्या बीती होगी उस टाइम, और मेरे हस्बैंड के दिल पे क्या बीती होगी। इसलिए कहते हैं ना, जख्म भर जाते हैं चोट के, शरीर पे लगे हुए जख्म भर जाते हैं, आत्मा पे दिल पे लगे हुए जख्म नहीं भरते। और आत्मा पे जख्म कैसे लगता है दिल पे? इस बोली से, ये जो जबान निकाल के बोलते हो ना, इससे जख्म लगते हैं बोल शरीर पे। ठीक है, इसलिए जुबान को ना कंट्रोल में रखना चाहिए।
उतना ही बोला जितना बर्दाश्त कर सको। मेरे हस्बैंड ने ना तो उनसे कहा था, हेल्प मांगी थी कि भाई तुम मेरी हेल्प कर दो, जो वो इस तरह हंस रहे थे। या भाई मेरे हस्बैंड मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते, मेरी फैमिली मेरा साथ देती, उस बंदे को पता नहीं किस बात की चिढ़ है कि मैं वीडियो बना रही थी। मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं उस बंदे से यही कहूँगी, मैं वीडियो और बनाऊँगी और ज़्यादा बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड मेरा साथ है तो मैं सब कुछ करूँगी। बस मुझे अपने हस्बैंड का, मेरी फैमिली का साथ चाहिए, और वो है। तो बस आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि वो काफ़ी बुरा वक्त था, इसलिए मैं कह रही थी मेरे लिए तो वो वक्त काफ़ी बुरा था। और फिर 30 अप्रैल, हाँ 30 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 3 मई को मैं घर गई थी। उन 3 दिनों में मेरी मम्मी मेरे पास रही हॉस्पिटल में, वहीं पे। और मेरे हस्बैंड ने, जब मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला कि आप खाना पीना, मतलब शायद होने के बाद, हाँ कि अब चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड का खाने का मन नहीं था उस टाइम में, वो खाना खाने के लिए। मुझे ये सब चीज़ें बाद में पता चली कि सॉरी फॉर दैट, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो यही कहूँगी मैं आपसे कि प्लीज़ आप लोग भी, मतलब किसी पे कभी भी ये मत सोचना कि कोई अपना ऐसे ही हो जाता है। बस अपने आप को सही रखिए, दूसरे बंदों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैं तो मरते दम तक मैं किसी भी हालत में उनका साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ कभी। जितना साथ हमारी फैमिली ने दिया और अभी भी दे रहे हैं। अभी मैं अपने पियर में हूँ और मैं किट्टू को साथ भी नहीं लेके आई, आ नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे रहती तो वो अपने मामा मामी नाना नानी किसी के साथ नहीं खेलती, मेरे पास आती, और मैं उसे गोद में भी नहीं उठा सकती थी, उसे खिला नहीं सकती थी, सुला नहीं सकती थी अपने पास। तो मेरे साथ कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं ला पाई। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं आती है, लेकिन बस इसीलिए कि कैसे लाऊं उसे। देखती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, फ़ोन पे बातें करती हूँ, उसे भी मेरी याद आती है, भूली नहीं है कि भूल गई है। और मेरी सास भी मेरा काफ़ी साथ दिया, मैं 1 महीने तक वहाँ रही, मेरे लिए खाना पीना बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें करना। और मेरे हस्बैंड ने पूरा 1 महीना ऑफिस से छुट्टी ले ली मेरे लिए, कि अकेले मम्मी सब कुछ कैसे करेगी। किट्टू भी है, 3 बंदे घर में और भी ड्यूटी जा रहे हैं, और घर का खाना पीना भी है, तेरा भी है, साथ में घर में मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है। तो वो गए नहीं 1 महीने तक। जब मैं यहाँ आ गई उसके बाद उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। तो मेरी सास ने भी मेरा बहुत साथ दिया, दे रही है। अभी भी किट्टू को वही तो संभालती है घर पे, जब सब चले जाते हैं वही तो रख रही है हमें, और कौन रख रहा है। तो ये थी मेरी सारी चीज़ें। कहानी देखना कितनी लंबी वीडियो हो गई है, आप लोग देखोगे तो बोलोगे, पहली बार तो कोई देखेगा, देखने के लिए भी ये सोचेगा कि इतनी लंबी देखे या ना देखे। तो आप सब लोग प्लीज़ मेरी ये वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शेयर इसलिए करना क्योंकि जिन लोगों के साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, हाँ बेटा, ताकि लोगों को पता चले कि कौन अपनाता है कौन पराया, और किस तरह आप लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि कौन अपनाया। जो मैरिड लोग हैं, जाहिर सी बात है कि पति पत्नी उनके अपने हैं, माँ बाप है अपने, और बाकी का तो आप भरोसा मत कीजिए, ठीक है, किसी का भी। और जो अनमैरिड है उनके तो जाहिर सी बात है मम्मी पापा ही सब कुछ है। तो इसलिए यही कह रही हूँ, जितना हो सके ध्यान रखना। और अभी तो मेरा कलर भी थोड़ा सा साफ़ हो गया है, मेरा चेहरा भी खिला सा लग रहा है, लेकिन जब मैं आई थी फेस काला हो चुका था, और चक्कर आते थे चलने में, उठने बैठने में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी।
चलिए तो फिर आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके मन में हो बोल दीजिए, मैं सबके जवाब दूंगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो इसी तरह आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल। और हाँ, आप लोग जैसे मैं वीडियो डालना बंद कर देती हूँ आप लोग भाग जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो को भागा मत करो छोड़ के, ठीक है। मेरे चैनल को छोड़कर ऐसे मत जाया करो। हो जाती है मेरे साथ कभी कुछ प्रॉब्लम कि मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ मैं कंटिन्यू रहने की, ठीक है। और भगवान से बस प्रेयर अब यही है कि मैं हमेशा ठीक रहूँ और सब कुछ ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।